नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हमारी क्लास में। मित्रों, हम लोगों ने आर ओ के ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आरंभ किया था और इसका एक पार्ट आपके समझ आ चुका है और उस पर आप लोगों की उम्मीद से बेहतर प्रतिक्रिया आई। काफ़ी आप लोग खुश दिखे, काफ़ी संतुष्ट दिखे उससे। तो उसका अगला पार्ट लेके मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, कल हमने कुल 29 प्रश्नों का डिस्कशन किया था। आज हम 30 नंबर के क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। इस बीच आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से एक सूचना यह भी मिली होगी कि 10 लाख के ऊपर जो है आवेदन हो चुके हैं आर ओ में। तो देखिए, इससे घबराने की बहुत ज़्यादा बात नहीं। कंपटीशन तो टफ है ही, फिलहाल परीक्षा तो है ही, ठीक है, लेकिन फार्म डालने से कंपटीशन नहीं बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ता है कुल 20-25 हज़ार लोगों में। ठीक है, कंपटीशन हमेशा 20-25 हज़ार लोगों में ही रहता है और वही इस बार भी रहेगा। लेकिन ये 20-25 हज़ार जो क्रीम बच्चे होते हैं, इनको पीछे करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा कंपटीशन केवल इनसे है। अगर हम सीरियस कैंडिडेट हैं, रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए, अपना मन छोटा ना करिए। बस पुराने क्वेश्चन पेपर अच्छे से लगाइए, घटना चक्र पढ़िए, हिंदी पढ़िए, करंट पढ़िए। इसके अलावा आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है इस तरीके पुराने क्वेश्चन को हल करने से ना सिर्फ हमारे क्वेश्चन तैयार होते हैं, बल्कि ये भी आइडिया लगता है किस तरीके क्वेश्चन आयोग पूछता है। ठीक है, जैसे दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। देखिए, दिया गया पहला, करजन वाइली की हत्या। दूसरा दिया गया खुदीराम बोस को मृत्युदंड। ये खुदीराम बोस वही हैं जिनको बहुत कम उम्र में मृत्युदंड मिल गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने केसरी समाचार पत्र जो है किस भाषा में आरंभ किया था, अगर ये पूछा जाएगा तो मराठी भाषा में। ठीक है, मराठी भाषा में। और मराठी समाचार पत्र पूछा जाएगा तो इसको इन्होंने अंग्रेजी भाषा में शुरू किया था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, फिर अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। इसको सुमेलित करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 4 और 2, 3, 4, 2 और 1। तो देखिए, आपको नीचे व्याख्या में दिख रहा है कि केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो केसरी समाचार पत्र जो प्रारंभ हुआ था वो 1881 में प्रारंभ हुआ था। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, ऊपर हमने बताया ही। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया था। 11 अगस्त 1908। तो इसका मतलब खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। सन 1909 की शाम को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार सर विलियम हट कर्जन वाइली गए थे। उसी समय भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने गोली मार दी थी। ठीक है, तो मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या की थी। कब की थी? 1909 में। ठीक है, 1909 में कर्जन वाइली की हत्या इस प्रकार होती है 1909 में। ठीक, आगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1912 में एक उर्दू समाचार पत्र अल हिलाल का सूत्रपात किया। 1912 में। ठीक है, 1912 में। इस तरीके से अब हमारा सुमेलित हो गया। तो सबसे पहली घटना कौन सी थी? सबसे पहली घटना जो 1881 में हुई थी। ठीक है, मराठी समाचार पत्र। तो सबसे पहला कॉलम हमारा कोड मिल गया 3। फिर इसके बाद क्या है? खुदीराम बोस को मृत्युदंड होगा 1908 में। ठीक है, तो खुदीराम बोस वाला क्रम क्या है? दूसरा है। इसके बाद 1909 में कर्जन वाइली की हत्या होगी, पहला हो गया। ठीक है, फिर 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र का आरंभ होगा, चौथा हो गया। तो हमारा कोड क्या हो गया? 3, 2, 1, 4।
ठीक है, 3, 2, 1 और 4, ये इसी में हमको मिल रहा है, यही हमारा सही ऑप्शन है। ऐसे ही कोड वाले प्रश्नों को हल किया जाएगा। ठीक, तो एक बार पुनः याद कर लीजिए कि करजन वायली की हत्या 1909 में मदन लाल ढींगरा द्वारा की गई। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 11 अगस्त 1908 को दिया गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ जो है मराठी भाषा में किया गया 1881 में, और मराठी नामक समाचार पत्र इन्होंने अंग्रेजी भाषा में निकाला था, इसको भी याद रखना है। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का आरंभ हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 के सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, कांग्रेस का कहाँ पे कब जो है अधिवेशन हुआ था ये हमको बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं भाई। कूट ये दिया गया है ना, 1 4 3 2 3 1 2 4 3 4 1 2 2 3 4 1। तो देखिए कांग्रेस का एक बहुचर्चित अधिवेशन हुआ था 31वां, ये 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, और इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई थी। ठीक है, कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। ठीक, तो नरम दल और गरम दल का विलय जो हुआ था वो कांग्रेस के 31वें अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक अधिवेशन था। ठीक, 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी में हुआ था बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसके अध्यक्ष थे। 21वां, ठीक है, 1905 ईस्वी में 21वां अधिवेशन होता है बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। 41वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में होता है कानपुर में। श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं, और ये कांग्रेस की तरफ से निर्वाचित होने वाली या कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, अगर प्रथम महिला पूछेगा तो प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक, प्रथम महिला एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी थी? एनी बेसेंट देखिए जब सरोजनी नायडू बनी थी उसके ठीक 8 साल पहले, तो 1925 ईस्वी में बनी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, तो 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो 41वें अधिवेशन में कानपुर में 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू बनी थी। 55वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1946 ईस्वी में मेरठ में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने की। 21वां अधिवेशन जो 1905 में हुआ बनारस में, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 41वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ कानपुर में, सरोजनी नायडू जी ने इसकी अध्यक्षता की, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, और 55वां अधिवेशन 1946 में हुआ था मेरठ में, जेबी कृपलानी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। देखिए दिया गया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1803 से 5 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। फिर दिया गया है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1878 से 80 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1750 से 54 ईस्वी। इसको मिलान करना है। तो देखिए द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो लड़ा गया था वो 1750 से 54 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1803 से 1806 में लड़ा गया था।
ठीक है। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1878 से 80 में लड़ा गया था। तो ये क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए। 1750-54 में द्वितीय आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 में। आप हमको बताइएगा कि जब आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा हुआ तो उस समय जो है मैसूर का सेनापति कौन था, टीपू सुल्तान था या हैदर अली था, आप हमको बताएंगे। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 ईस्वी में हुआ और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इस तरीके के 2-3-4 क्वेश्चन आयोग पूछता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कथन क्या कह रहा है भाई, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक। कारण क्या बता रहा है, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा है ए सही है किंतु आर गलत है, दूसरा है ए गलत है किंतु आर सही है, तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अक्सर इसमें यही सही होता है, लेकिन कभी कभी मतलब अलग हटके भी दे देता है, तो केवल इसी पे नहीं जाइएगा। जब बाकी 3 ना आ रहे हों, क्लियर ना हो, तब इस पर जाइएगा। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सन 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1866 ईस्वी में। यह भारतीय मामलों एवं विचारों पर चर्चा करने और भारतीयों को सरकार के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक मंच था। इसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड विवेदन थे। कौन थे? लॉर्ड विवेदन। तो इसको याद कर लीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक, दादा भाई नौरोजी द्वारा, और अध्यक्ष इसके लॉर्ड विवेदन थे। अगला दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा इनको कालक्रम में व्यवस्थित करिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। इसको हमको व्यवस्थित करना है। ठीक। तो देखिए 1780 ईस्वी में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। ये भारत का प्रथम प्रमुख समाचार पत्र है। तो कब प्रकाशित होता है? 1780 में। बंगाल गजट 1780 ईस्वी। ठीक। आगे क्या दिया गया है, बंगाल से ये होता था। भारत में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार था ये, जिसके संस्थापक जेम्स ऑगस्टस थे। कौन था? जेम्स ऑगस्टस। ठीक है। हिक्की, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी। कब की थी? 15 जनवरी 1784 में। तो 15 जनवरी 1784 में जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है कलकत्ता में। ठीक है। 1784 ईस्वी ये हो गया। आगे क्या दिया गया है, इसका उद्देश्य प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीयों को प्रभावित किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में पुणे में की थी। ठीक है। कहाँ की थी? पुणे में, और 1905 में की थी। ठीक। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 ईस्वी में। ठीक। अब क्या बचा? गदर पार्टी बची। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश की सेवा करने का वचन लेते थे। सोसाइटी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 100 रुपये प्रतिमाह राशि देती थी। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में कनाडा अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों द्वारा की गई थी। ठीक है।
तो पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था, ये बहुत पूछा जाता है। इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार मोहन सिंह भाकना थे और लाला हरदयाल थे। ठीक, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1913 में, कनाडा अमेरिका में। ठीक, तो 1913। तो पहली घटना कौन सी होगी? बंगाल गजट का प्रकाशन होगा सबसे पहले। ये दूसरे नंबर पे है, तो 2 से कोई कोड शुरू है, सॉरी ये तीसरे नंबर पे है, यहाँ सही आया नहीं है। देखिए 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो तीसरे नंबर पे है। तो 3 4 मिल रहा है ना, 3 और 4 होना भी चाहिए। तो 3 और 4 केवल इसी में मिल रहा नहीं, इसमें भी मिल रहा है। 1 और 2 इसमें है, और इसमें 2 और 1 है। ठीक है, तो 2 और 1 वाला सही होगा। ठीक है, 2 और, क्योंकि 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गटर पार्टी की स्थापना हुई और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ठीक है, कनाडा अमेरिका में। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। कहाँ की गई थी? पुणे में। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्या है? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? ठीक है, मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह, राजेंद्र पांडे। तो देखिए विकल्प ए सही दिया गया है, मनोरंजन इनका नाम था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह थे। यह एक लोकप्रिय भोजपुरी कवि के साथ साथ लेखक एवं राजेंद्र कॉलेज छपरा में प्राचार्य भी थे। उन्हें मोतिहारी में 18वें बिहार हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध कविताएं उन्होंने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखा था। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा अथवा से कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। दूसरा दिया गया है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई। ठीक है, तो ये पहला तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा दूसरा कथन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, देखिए केवल 2। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को उस समय दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हुई थी। ठीक है, तो 10 जून को हुई थी फोर्ट विलियम की स्थापना। हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जब पूछा जाएगा बंगाल, तो इसकी स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। ठीक, और जब पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी बात की जाएगी तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। ठीक है, 10 जुलाई 1800। आई बात समझ में? चलिए अगला देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर
केंद्रीय राजस्व का कितना हिस्सा व्यय होता था, तो 40%। ठीक है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल 40% व्यय होता था। सेना भारत में ब्रिटिश शासन की रीढ़ थी। इसके खर्च पर कई राष्ट्रवादियों ने भारतीयों पर सैन्य खर्च के बोझ का विरोध भी किया था। ठीक है, सेना के माध्यम से ही वो लोग शासन करते थे, तो उनकी रीढ़ थी, तो उस पर वो 40% यानी अच्छी खासी रकम व्यय करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी अब उत्तर प्रदेश किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। सन 1797 ईस्वी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। सन 1798 ईस्वी में नवाब शहादत अली और अंग्रेजों ने एक संधि के बाद किला अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। ठीक है, 1798 में किले में फारसी भाषा में एक शिलालेख भी है जिसमें किले की नींव पड़ने की तिथि जो है 1583 ईस्वी अंकित है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1583 अंकित है, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कोतवाल, दरोगा, अमला, जमींदार। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी बहादुर की शान और शौकत दरोगा को कहा जाता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि माना जाता है। दरोगा दीवानी प्रांतों में कंपनी की सरकार के लिए नियंत्रण का एक नया साधन बन गया। किसानों ने उन्हें कंपनी बहादुर की आभा और अधिकार के स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में देखा था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके किसमें करना, हाँ ये है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करिए। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। देखिए ये तभी याद होगा जब डेट पता रहेगी हमको। ठीक है, तो देखिए बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ हुआ था 1854 ईस्वी में। रिसड़ा में प्रथम जूट का प्रारंभ हुआ था 1855 ईस्वी में कोलकाता के पास हुगली नदी पर। ठीक है, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन हुआ था 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, जमशेदपुर झारखंड में। और चीनी उद्योग के विकास का प्रारंभ 1903 से होता है। ठीक है, और भारत में 29 चीनी कारखाने स्थापित हो गए थे 31-32 तक। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, बम्बई में प्रथम मिल का आरंभ होगा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल आरंभ हुई थी 1854 में। रिसड़ा में प्रथम जूट का प्रारंभ हुआ था 1855 में। ठीक है, रिसड़ा कहाँ था, कोलकाता में। और भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन शुरू होता 1907 में जमशेदपुर झारखंड में। और चीनी उद्योग के विकास का प्रारंभ 1903 से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है अथवा है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 1919 में ही पहली बार सिविल सेवा का आयोजन भारत में किया जाना था और इसी में खूब भ्रष्टाचार हुआ था, तो ली आयोग का गठन किया गया था, ली आयोग का। और ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1926 में सौंपी थी, याद है ना। अगर आपने भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ें हैं। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। ठीक है, 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, तो ये भी सही है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। वहाँ के भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे और यहाँ पे वायसराय जो थे चेम्सफोर्ड थे, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है।
और इस अधिनियम द्वारा भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा कराने हेतु लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था, जो भारत में होनी थी। 1941 में भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों कथन हमारे सही हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन कारण फिर से आ गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसको पढ़ा ही है। और कब त्याग दिया था, किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो कारण बिल्कुल गलत है, कथन केवल सही है। ठीक, तो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्यागी थी, क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, तो ये सही कारण है। तो इस प्रकार यहाँ कारण गलत दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधि नाइटहुड को त्याग दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के हिमायती थे, लेकिन उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, केवल एक सही है जबकि दो असत्य है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? बहुत आसान है, गोरखपुर में दी गई थी। और ये कहाँ से थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल? तो ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से थे। इनका जन्म स्थान शाहजहांपुर था और इनको फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी। ठीक, तो 19 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड के प्रधान आरोपी महानायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल की कोठरी में फांसी के फंदे पर लटकाया गया था, जबकि अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। ठीक है, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और फैजाबाद में अशफाक उल्ला खान को और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? दुआर्ट बरबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी और फर्नाओ नुनीज। पीटर मुंडी एक ब्रिटिश यात्री था, इसको बहुत बार आपने पढ़ा होगा, तो यही नहीं था। ठीक है, पीटर मुंडी ब्रिटिश यात्री था। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी यानी 1628 में भारत आने वाले प्रमुख व्यापारी, यात्री एवं लेखक थे, जबकि दुआर्ट बरबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नुनीज आदि पुर्तगाली यात्री थे। तो ये कब कब आए थे, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ये जो पुर्तगाली यात्री थे, बरबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नुनीज। अगला देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो बनारस में उस समय राजा चेत सिंह हुआ करते थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1781 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। इस विद्रोह में 3 अंग्रेज अधिकारी समेत लगभग 200 अंग्रेज सैनिक मारे गए थे, जिसका विवरण शिवाला घाट स्थित कब्रिस्तान के पास लगा शिलापट्ट में मिलता है। इसकी ऐतिहासिकता को देखते हुए सरकार ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, तो 1781 में राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला, अब भारतीय राज्य व्यवस्था का सेक्शन शुरू हो रहा है। देखिए दिया गया, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, तो यही सही है। ठीक है, कोरम या गणपूर्ति से तात्पर्य उन सदस्यों की संख्या
की संख्या से है जो एक सदन की बैठक के लिए उपस्थित होने चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 3 के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा अन्यथा मान्यता प्रदान नहीं करता है तब तक राज्य के विधानमंडल के एक सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या कुल संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, विधानमंडल की बैठक में 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 1/10 हिस्सा होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी हेतु संरक्षण राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए अनुच्छेद 252 में क्या है, 49 में क्या है, 50 में क्या है, 53 में क्या है, ये सभी एक लिस्ट बना के याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 253 में दी गई है। ठीक, तो इसको हम यहीं लिख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, ठीक, प्रभावी बनाने हेतु ये दिया गया है। इसके बाद क्या दिया गया भाई, अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना दिया गया है। यानी कि 2 या अधिक राज्य अगर सहमत हैं तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये अनुच्छेद 252 में है। ठीक, तो 2 या अधिक राज्यों की सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति। ठीक, तो ये दी गई अनुच्छेद 252 में। अब क्या बचा, अनुच्छेद 249 आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 249 इसके तहत संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है जिसे वे कानून बना सकते हैं। इसके तहत अगर कोई राज्य सूची का विषय हो जिस पर कानून बनाने की आवश्यकता है और अगर राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई संकल्प पारित कर दे तो इस स्थिति में लोकसभा इस विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 249 संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है, विशेषाधिकार। ठीक है, चलिए शार्ट में ये हो गया। अगला क्या बचा है, अनुच्छेद 250 बचता है। 250 में क्या है, इसके अनुसार संसद को किसी भी वस्तु पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है जो पूरे भारत या भारत के हिस्से के लिए राज्य सूची में शामिल है जब आपातकाल उद्घोष चल रहा हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 250 क्या देता है भाई, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय कानून बनाने की संसद की शक्ति। ठीक, तो किस अनुच्छेद में क्या है ये पता चल गया। अनुच्छेद 252 में अगर 2 या 2 से अधिक राज्य सहमत हैं तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और एक तीसरा राज्य उसको फॉलो कर सकता है। अनुच्छेद 249 क्या है, कानून बनाने की संसद की शक्ति है। ठीक है, कानून बनाने की संसद की शक्ति है, यानी अगर राज्यसभा जो है अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है, कितने बहुमत से, 2/3, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ 1/3 नहीं है। अनुच्छेद 250 क्या है, आपातकाल के समय कानून बनाने की शक्ति है।
और अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने हेतु। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सामान्य नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। किसकी किसकी? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वगैरह वगैरह करके इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान करने के लिए आगे डाट डाट करके जो दिया गया है, ठीक है, प्रस्तावना पूरी याद कर लीजिए। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है और ये विकल्प डी में दिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामान्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। सन 1976 ईस्वी में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए अध्याय जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना सभी नागरिकों के न्याय स्वतंत्रता, भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय एवं स्वतंत्रता बताती है, समानता को सुरक्षित करती है। तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है और कितने प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है भारतीय संविधान में, ये आप हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1993 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? ठीक है, तो देखिए, भाषाओं को शामिल करने का जो क्रम है, सबसे पहले कोंकणी KMN शामिल हुई, सबसे पहले सिंधी शामिल हुई थी। ठीक है, फिर KM, फिर BDMS, ठीक है। तो BDMS वाली जो भाषा है यानी संथाली भाषा, ये जो है KMN के साथ नहीं शामिल हुई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली के साथ। ठीक है, तो देखिए, सन 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2004 से प्रभावी हुआ, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इसी का कोड है, हमने बनाया है BDMS। ठीक है, BDMS 2003 में शामिल हुई थी भारतीय संविधान में, इसको याद कर लीजिए। 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पहली भाषा जो शामिल हुई 21वें संशोधन द्वारा सिंधी थी। ठीक है, फिर 71वां संशोधन हुआ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया उसमें। 71वां, 21, 71, 92 से याद कर लीजिए। तो 71वां संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली शामिल की गई थी। और फिर 92वां संशोधन हुआ था, 92वां संशोधन हुआ था 2003 में, जब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नीलम संजीव रेड्डी जो है ये निर्विरोध राष्ट्रपति भी बने थे भारत के, और भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे ये क्रम में। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी थे। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री के साथ साथ भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति भी हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति भी हैं नीलम संजीव रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें काल क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, लूसेंट पढ़ना क्यों जरूरी होता है, इस क्वेश्चन को देखने से हमको पता चल रहा है, क्योंकि ये क्रम जो है आपको कहीं और नहीं मिलेगा, लूसेंट के जीके में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, डॉक्टर IG पटेल 1977 से 1982 तक थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक थे, C रंगराजन 1992 से 97 तक थे, और D सुब्बा राव 2008 से 2013 तक थे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013,
भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में आया था, बाकी सब सही है। कंपनी अधिनियम 2013 में आया था, ठीक है। साझेदारी अधिनियम 1932 में आया था और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में आया था। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन दिया गया है, तो इसको जल्दी ही हम तीसरे पार्ट में करेंगे। आज हम लोगों ने भारत का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राज्य व्यवस्था वाला पार्ट कंप्लीट किया है। तो ये क्लास या ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, इसको आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपको जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।